एक ऐसी हवेली जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 8 हत्याएं हुई। और वो हत्या करने वाला कौन था और उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी जिससे उसने एक परिवार को बुरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि उसने 45 दिन के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसको दुनिया का मतलब तक नहीं पता था। नमस्कार, मैं खुशबू कनौजिया, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम डायरी। आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। हरियाणा की एक सच्ची घटना। हरियाणा में एक परिवार था जिसका मुखिया था रेणु राम पुनिया। रेणु राम पुनिया एक बेहद गरीब और साधारण व्यक्ति थे जो किसी तरीके से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रेणु राम पुनिया दूसरे को भैंस चराते थे और ट्रैक्टर की धुलाई करते थे और मौका मिलने पर ट्रैक्टर भी चलाते थे। अब रेणु राम पुनिया ने सोचा कि धीरे धीरे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा की भी जरूरत है, तो क्यों ना बाहर निकला जाए। अब वो अपने पूरी परिवार को लेकर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। ये वो काम भी करते हैं लेकिन उनको जो है किसी भी चीज का शर्म नहीं था, हर काम को वो कर लेते थे। और इसी बीच वो केरोसिन की कंपनी में काम करने लगते हैं और उससे वहीं से उनकी किस्मत जो होती है वो करवट ले लेती है, यानी कि किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। रेणु राम पुनिया की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। 170 एकड़ जमीन के वो मालिक हो जाते हैं और कई फैक्ट्रियां, बंगले और कई ऐसे चीज के वो मालिक हो जाते हैं। अब जो है परिवार है, तो परिवार को वो जिस तरीके से उन्होंने अब गरीबी को सहते हुए परिवार के साथ में सारी चीजों को दुख सुख सहा है, अब वो पूरी तरह से एक हवेली में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। और उनकी हवेली इतनी बड़ी होती है कि उसमें उनके बेडरूम में कार तक चली जाती है। अब बेडरूम में कार जाने की बात को सोचकर आप खुद समझ गए होंगे कि जो है उनका बंगला कितना बड़ा होगा। ये बंगला, इसमें 9 लोग रहते थे। इस बंगले में रेणु राम पुनिया, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनके बेटे और उनकी बहू और उनके बहू के बच्चे, सारे लोग इस हवेली में रहते थे। एक दिन उनकी जो छोटी बेटी है प्रियंका, उसका जन्मदिन होता है। अब वो सोचते हैं कि पहले की तरह अब तो ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें सामान्य हैं, तो अब क्यों ना हम एक जो है ऐसा जश्न मनाएं जिससे लोग, पूरे जिले, पूरे शहर के लोग एक बार सोचें कि क्या शानदार जो है पार्टी दी थी। तो ये सारी चीजें उनके मन में आती हैं। वहीं पे जब प्रियंका से बात की जाती है, उनकी जो छोटी बेटी है वो कहती है पापा ठीक है, जैसा आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनकी सबसे लाडली बेटी होती है सोनिया, जब उससे बात की जाती है तो सोनिया कहती है कि नहीं पापा, पार्टी तो बहुत ही शानदार होगी लेकिन पार्टी में परिवार के सिवा कोई नहीं आएगा। यानी कि हम, हमारी पूरी फैमिली रहेगी और हमारे हस्बैंड जो है संजीव रहेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ 10 लोगों की ये पार्टी होगी। अब जो है उसकी जो बेटी है, जो वो कहती है तो पिता भी बिना कोई सवाल जवाब किए पिता कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रही हो तो चलो ठीक है। अब जो है पार्टी शुरू होती है और फुल वॉल्यूम में जो है साउंड को बजाया जाता है। सभी लोग जम के डांस करते हैं, खाने खाते हैं। और सोनिया ये भी कहती है कि शाम होते होते आप सभी ड्राइवरों की, यानी कि सभी मेड, सभी नौकरों की छुट्टी कर दीजिएगा। हम लोग नहीं चाहते कि हमको पार्टी में कोई भी डिस्टर्ब करे, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस हो। पिता कहते हैं ठीक है। शाम होते ही सारी सजावट हो जाती है, सारा कुछ होता है। वैसे ही पिता कहते हैं सभी नौकरों से कि आप लोग जाइए और आप लोग सुबह आ जाइएगा। सभी नौकर चले जाते हैं। हवेली में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग बचते हैं। 9 लोग एक परिवार के, एक उनका रेणु राम पुनिया का दामाद, 10 लोग। अब जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं और पूरे धूम धड़ाके से डांस करते हैं। उसके बाद सारे लोग थक जाते हैं और खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच जो सोनिया होती है वो एक एक गिलास दूध सबके कमरे में लेकर जाती है और सबको देती है और कहती है कि दूध पीजिए, आराम कीजिए, सुबह भगवान ने चाहा तो मुलाकात होगी। ऐसे में सारे लोगों को वो दूध देती है। वो जो दूध होता है
वो कोई साधारण दूध नहीं होता है, उसमें जो नशीला पदार्थ मिलाया होता है। अब यहाँ तक कि उसने 45 दिन के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी 1-2 चम्मच उसने दूध पिला दिया था। अब सारे लोग गहरी नींद में सो जाएंगे तो वो अपनी जो है घटना उसको अंजाम दे पाएगी। फिर उसके बाद वो अपने पति संजीव से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, और जैसे ही संजीव उसके साथ चलता है तो वो संजीव से कहती है कि अपनी गन निकालो। संजीव गन निकालता है, फिर बिना कुछ समझे वो गन निकालता है और वो सोनिया से कहता है कि इसका क्या करेंगे। सोनिया कहती है कि एक एक कर सबको खत्म करना है, पूरे घर वालों को। तो संजीव के मन में आता है कि गोलियां तो सिर्फ 6 हैं और ये लोग 8 हैं, हो सकता है कोई गोली मिस भी हो जाए। तो वो सोनिया को कहता है कि नहीं नहीं, गन से मारना सही नहीं होगा। तो फिर सोनिया कहती है तुम 5 मिनट ठहरो। वो स्टोर रूम की तरफ जाती है और वहां से एक लोहे का मोटा रॉड निकाल के लाती है और उस रॉड को अपने पति संजीव को देती है और कहती है कि अब चलो, सबका काम तमाम करो। फिर वो दोनों लोग अपने पिता के कमरे के पास जाते हैं, जहाँ अपने पिता को बेड पर सोते देख, गहरी नींद में सोते देख, जो है सोनिया होती है, वो अपने पति से कहती है कि मारो, और तब तक मारो जब तक ये मर ना जाए। तो फिर इसी चीज को सुनकर उसका जो पति होता है वो लोहे की रॉड से 3-4 कस के वार कर देता है, और जो उसके पिता रेणुराम पुनिया होते हैं वो जो है उनकी मौत हो जाती है, उनका सर कई टुकड़ों में फट जाता है। अब फिर उसके बाद सोनिया को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पिता जिंदा हो। फिर वो नब्ज को चेक करती है, अपने पिता के नब्ज को चेक करती है और वो देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं। फिर वो अपने पति को थम्स अप दिखाते हुए कहती है कि काम हो गया, अब चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। फिर वो दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसकी जो माँ और उसकी जो भतीजी सोई होती है उनको भी सेम ऐसे ही वार करते हैं, और उनके सर पर भी ऐसे वार करते हैं, उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं। फिर अब अगली बारी आई थी बहन की, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। बहन के कमरे में वो जाते हैं और बहन के कमरे में भी सेम ऐसे ही वार करते हैं बहन के ऊपर, वो भी मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरी में वो जाते हैं अपने भाई के कमरे में, जिसका नाम सुनील होता है। भाई जो कि 23 साल का जवान था, और वो जो है जैसे कहते हैं कि वो देह दशा में भी काफी मजबूत था, यानी कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। तो सोनिया को ये शक था कि ऐसा ना हो कि कहीं उसका भाई जग जाए, इसलिए जो दूध में उसने नशीला पदार्थ मिलाया था उसने भारी मात्रा में मिलाया था कि कहीं भाई जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में वो भाई के पास जाता है, भाई और भाभी को भी जो है वार करता है, और बच्चे को, फिर उन लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर वो सोनिया के मन में एक सवाल आता है कि अगर पुलिस को ये सारी घटनाएं पता चली और पुलिस मौके पर आई और उसने देखा और मैं चोटिल नहीं हुई तो उसको शक हो जाएगा। फिर सोनिया कहती है अपने पति संजीव से कि एक काम करो, तुम मुझे भी उसी रॉड से हल्का सा चोट पहुंचा दो, जिससे सब कुछ सामान्य लगे। फिर संजीव कहता है ठीक है। तू भी एक रॉड सोनिया के सर पे मार देता है, और जैसे ही वो मारता है तो जो है रॉड होती है वो जरूरत से ज्यादा तेज होती है, इसलिए सोनिया जमीन में गिर जाती है तुरंत और वो बेहोश हो जाती है। वहीं संजीव इन सब चीजों को देखकर वो घबरा कर भाग जाता है। अब जैसे ही अगले दिन सुबह जो नौकर होते हैं हवेली के, वो लोग जैसे ही काम करने आते हैं वो देखते हैं कि जो है हवेली में इतनी सारी लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं, यानी कि 9 लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं, और दीवार जो है वो खून से पूरा पेंट हो गया है। अब वो देखकर जो नौकर होता है वो जोर जोर से चीखने लगता है, और वो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करता है। फिर इतने में पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस भी सन्न रह जाती है कि एक हवेली में 9 लोगों की हत्या, यानी कि आखिर ऐसा क्या दुश्मनी था, किससे क्या दुश्मनी थी कि ऐसे आकर जो है किसी परिवार को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार के कोई व्यक्ति चला गया। फिर पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है। तभी वहीं खड़े एक इंस्पेक्टर साहब की नजर सोनिया के ऊपर पड़ती है। फिर उनको
बाकी जो है जो लाशें पड़ी थी, उससे इनकी लाशें थोड़ी अलग लग रही थी। यानी कि चोट भी काफ़ी कम था और बिल्कुल भी साधारण लग रहा था। तो फिर वो जैसे ही जाते हैं सोनिया का नब्ज़ चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि सोनिया ज़िंदा है। तो वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और सोनिया को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। फिर वो लोग सोनिया की हालत में सुधार होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही सोनिया को एडमिट करते हैं 1-2 घंटे बाद सोनिया कुछ हद तक ठीक हो जाती है, यानी कि बोल-चाल लेने में सक्षम हो जाती है। अब वो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था? तो सोनिया बताती है कि सर ऐसी-ऐसी बात है और हवेली में 8-9 लोग घुस आए थे और उन लोगों ने सबको मार डाला और मुझे भी मार डाला। मुझे तो मतलब मरणासन अवस्था में छोड़ गए थे। उनको ये लगा था कि मैं मर गई हूँ और वो लोग भाग गए। मैं उनको पहचानती नहीं हूँ। फिर पुलिस भी सोचती है कि हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने पूरे परिवार पे हमला किया और जो है इसकी जान बच गई, बाकी लोगों की चली गई। पुलिस कहती है ठीक है। फिर अब पुलिस भी छानबीन में लग जाती है कि मतलब एक नहीं 8-8 हत्याएँ करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? इतनी बड़ी हत्या जो कि चर्चा के विषय पूरे जिले में बन जाता है। अब पुलिस जो है फिर से हवेली पे आती है और छानबीन करती है, तो वहीं पास में रखी एक डायरी पर पुलिस की नज़र जाती है। वो डायरी जिसका एक पेज फटा होता है। फिर वो जब कमरे में जाती है तो रेणु राम पुनिया के कमरे में उसको उसी डायरी का एक पेज मिलता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या प्यार करने का यानी कि बच्चों को मनचाहे चीज दिलाने का नतीजा ये होता है। तो फिर अब वो पेज को उठाते हैं, उसके बाद वो लोग डायरेक्ट सोनिया के पास जाते हैं। सोनिया को डायरी दिखाते हैं कि ये डायरी तुम्हारी है। सोनिया बिना ही हिचकिचाए वो तुरंत कहती है कि हाँ, ये डायरी मेरी है और मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था, मैं तो अक्सर लिखती थी। फिर वो पेज को वो दिखाते हैं और पूछते हैं कि या ये हैंड राइटिंग तुम्हारी है, ये तुमने लिखी है? तो सोनिया कहती है नहीं, ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं है और मैंने इसको नहीं लिखा है। अब सोनिया के इसको देखकर ही पेज को सोनिया का हाथ पैर जो है फूल जाता है और वो घबराने लगती है कि कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, यानी कि ये जो कृत्य मैंने किए हैं कहीं मुझे इसकी सजा ना मिल जाए। फिर पुलिस भी सोचती है कि ऐसे में सोनिया की बहुत ज़्यादा ठीक हालत नहीं है, हम उससे पूछताछ बाद में करते हैं। फिर पुलिस जो है पूरी तरह से छानबीन में लग जाती है और हवेली में पुलिस पूरी तरह से तैनात हो जाते हैं और हर कमरे में ये देखा जाता है। लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि जो है पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें सारे के सारे लोगों की हत्याएं सेम तरीके से की गई थी, यानी कि ये सोची समझी साजिश थी और इसको जो है एक ही व्यक्ति ने किया था। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो सोनिया के रिपोर्ट का इंतजार करती है। जैसे ही डॉक्टर उसे संतुष्ट करते हैं पुलिस को कि हाँ आप सोनिया पूरी तरह से ठीक है, तुरंत पुलिस सोनिया के ऊपर जो है दबाव बनाती है और कहती है कि ये हत्या तुमने की है और ये जो पर्ची में लिखा है वो तुम्हारी हैंड राइटिंग है। उस पर्ची में लिखा था कि मैं एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी और सिर्फ मैं और मैं राज करूंगी। अब इस चीज को पुलिस कहती है तो सोनिया भी घबरा जाती है और वो कहती है नहीं सर ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं। फिर पुलिस जैसे ही कहती है कि तुम बताओगी या फिर मैं कोई और तरीका अपनाऊं, तो सोनिया कहती है हाँ सर, ये घटना को अंजाम मैंने दिया है। मैंने अपने पति के साथ मिलकर ये सारे साजिश की थी और घटना को अंजाम मैंने ही दिया, मेरे पति ने दिया है। अब वो अपने पति के बारे में बताती है कि कुछ समय पहले हम जूडो कराटे में मिले थे, हमारी शादी हुई थी, लेकिन हमारा जो पति है वो काफी गरीब था और पिता ने पहले मेरे मना कर दिया था, बाद में वो मान गए थे। अब जो मैं पिता के घर पे जिंदगी जीती थी, मुझे वो जिंदगी पति के घर पे नहीं मिलती थी। हालांकि मेरे पिता कुछ पैसे रुपए दे दिया करते थे मेरे पति को, लेकिन वो जिंदगी नहीं मिलती थी। फिर ऐसे में एक दिन मैंने अपने पिता से कहा था कि पापा मुझे भी कुछ हिस्सा दे दीजिए जमीन में से। तो पिता ने कहा था बेटा ठीक है दे दूंगा, लेकिन वहीं मेरे बड़े भाई सुनील ने इस चीज का विरोध किया था और जो है इस बात को लेकर पिताजी भी पीछे हट गए थे। उन्होंने कह दिया था कि बेटे मना कर रहा है तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसी खुन्नस में आकर मैंने ये सारी योजना बनाई थी कि जन्मदिन के दिन सभी को मरण दिन मना दूंगी, यानी कि सभी को मौत के घाट उतार दूंगी और ये जो जमीन जायदाद सारे धन है वो मेरे और मेरे पति यानी कि संजीव के हो जाएंगे। फिर पुलिस जो है संजीव के बारे में पूछती है। फिर पुलिस ये पूछती है कि तुम्हें कैसे चोट लगी। तो
जो है सोनिया बताती है कि मैंने अपने पति से कहा था कि एक हल्का-सा मुझे भी रॉड से चोटिल कर दो, जिससे किसी को शक ना हो। फिर वहीं से वो भाग गए थे। अब पुलिस पूरी तरह से जो है छानबीन में लग जाती है, उनको हिरासत में ले लेती है और उसका जो पति था, वो लगभग 1.5 महीने गायब था। पुलिस पूरी तरह से जाँच में जुटी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद आखिरकार वो पकड़ में आ गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि जो है हम दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और मैंने जो है गन का प्रयोग ना करके मैंने इसका प्रयोग किया था, जिससे जो है और हमने एक योजना बनाई थी कि सारे लोगों को जो है दूध में डाल के पहले सुला देना है, जिससे कि कोई भी हावी ना हो सके। तो फिर ये सारी घटना हमने अंजाम दी। अब जो है कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया कि जो है ये जघन्य हत्या है। अब कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, यानी कि इस जघन्य हत्या में इन लोगों को फांसी होनी चाहिए।